चलो तो यहाँ पर देखा जाए क्या पढ़ना है, दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो दर्पण सूत्र होता है वह किसके लिए लागू होता है। तो दर्पण सूत्र किससे संबंधित होता है, गोलीय दर्पण से संबंधित होता है। ठीक है, तो दर्पण है तो दर्पण के लिए सूत्र होगा, बात समझा ना। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ जानना है कि गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य पॉइंट है, वो क्या क्या है, सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है, कह रहा है कि ध्रुव P, ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। तो वही कह रहा है कि ध्रुव P से वस्तु O की दूरी PO को वस्तु दूरी या बीम दूरी कहा जाता है, इसे U से निरूपित किया जाता है। बात समझ आया। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम फिगर देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हो गया हमारा ध्रुव दिखाई दे रहा है ना। तो कह रहे हैं कि ध्रुव और यहाँ पर है O बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको हम किससे सूचित किए हैं, U से। बस समझ रहे हैं। यानी कि ध्रुव से O की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु दूरी या बीम दूरी कहा जाता है। बात समझ में आया। एक बार पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। कह रहे कि ध्रुव P से वस्तु O की दूरी PO को वस्तु दूरी या बीम दूरी कहा जाता है, इसे किससे सूचित किया जाता है, U से सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि ध्रुव P से प्रतिबिंब I की दूरी PI को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे सूचित किया जाता है, V से सूचित किया जाता है, V से निरूपित किया जाता है। यहाँ फिगर में देखेंगे क्या कह रहा है कि ध्रुव, यानी कि ये हमारा ध्रुव है, तो ध्रुव और यहाँ पर I दिखाई दे रहा है ना, यानी कह रहा है ध्रुव से I के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और इसको किससे सूचित किया गया है, V से सूचित किया जाता है। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ध्रुव P से दर्पण के फोकस F की दूरी PF को फोकस दूरी कहा जाता है, और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है, कैपिटल F नहीं, स्मॉल f से सूचित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ दिया गया है ये ध्रुव है और यहाँ F फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा दिया गया, फोकस दूरी कहा गया है, और इसे हम क्या करते हैं, स्मॉल f से निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं। बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ना है, करें कि ध्रुव P से दर्पण के वक्रता केंद्र C की दूरी PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे किससे सूचित किया जाता है, R से, इसे R से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ध्रुव हुआ, ठीक है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र C है ना, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में। यही बात किस में लागू हो सकता है, उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। बात समझ में। ये अवतल दर्पण हो गया और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण, तो दोनों में वही कंडीशन है। बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण सूत्र जो होता है उसका मेन फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी U, वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी क्या है V, और फोकस दूरी F के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहा जाता है। बात समझ में। फिर एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से, प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, V से। बात समझ, और उसका जो फोकस दूरी है उसको किससे सूचित किया जाता है, F से। तो वही कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और फोकस दूरी F के बीच के संबंध को एक सूत्र द्वारा क्या किया जाता है, बताया जा सकता है। उसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है देख लेते हैं यहाँ पे, 1/v प्लस 1/u इक्वल कितना हो जाता है, 1/f। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि f बराबर क्या होता है, r/2। तो यहाँ पर जो f का वैल्यू है, f के जगह हम क्या रखेंगे, r/2, तो ये पलट जाएगा। तो एक और फॉर्मूला मिल सकता है क्या, कि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो जाता है, 2/r। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र कह सकते हैं। लेकिन मेन हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है वो कौन होता है, ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बात समझ में आया। अब यहाँ पे कंडीशन ये दिया है कि जो मिरर फॉर्मूला होता है वो दोनों के लिए लागू होता है। दोनों बोले तो कौन कौन, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दोनों पर ये लागू होता है। बात समझ में आया।
इसके लिए हमें जब इसका जब न्यूमेरिकल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें दो बातें याद रखना होगा। यानी कि नोट में हम लिखवाए हैं, पहला नोट हमारा क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा नोट देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है इसका तो ये हमें बात एकदम दिमाग में बैठा लेना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहता है कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी u, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी u और फोकस दूरी f दोनों हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में रहता है। बात समझ में आया? यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी u तथा फोकस दूरी f दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है यदि प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो, तो प्रतिबिंब दूरी v का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। बात समझ में आया? यदि अगर प्रतिबिंब क्या हो जाए, आभासी हो जाए, बात समझ ना, अगर प्रतिबिंब क्या हो जाए, आभासी हो जाए, तो v का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर एक बार हम बता देते हैं, इसको ध्यान देना है। पर अवतल दर्पण में वस्तु दूरी u तथा फोकस दूरी f दोनों हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में रहता है। अगर वही बात यहाँ पर दे दे कि प्रतिबिंब की तो वास्तविक बन सकता है, तो आभासी बन सकता है, देता है ना कंडीशन में। तो अगर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा तो जो v यानी प्रतिबिंब दूरी का मान होगा वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जब हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, तो उसका v का जो मान है वह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बात समझ में आया?